जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है रिमेनिंग पोर्शन, जो टॉपिक हमारा रह गया था। थिक्सोट्रॉपी फार्मूलेशंस के अंदर जो है वो क्या रोल प्ले करती है। ख़ास तौर पे हम फार्मास्यूटिकल एग्जांपल जो है वो आज डिस्कस करेंगे। और सेकेंडली हम जो है वो डिस्कस करेंगे कुछ विस्कोमीटर्स, या इनको रियोमीटर्स भी कहा जाता है। सो हम इनको डिस्कस करेंगे। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियोमीटर्स और विस्कोमीटर्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन ऑफ विस्कोसिटी। वैसे जनरली विस्कोसिटी जो है या थिक्सोट्रॉपी आप बात करें तो हमारी फार्मास्यूटिकल इमल्शंस और सस्पेंशंस के अंदर कॉमनली यूज़ होती है। इमल्शन सस्पेंशंस को जब आपने पोर करना होता है कंटेनर से या बोतल से जो है वो रिमूव करना है, तो उसके लिए थिक्सोट्रॉपी जो है वो इन्वॉल्व है इसके अंदर। यानी कि जब आप उसको शेक करेंगे या स्टिर करेंगे या मिक्स करेंगे तो उनकी विस्कोसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और सिमिलरली हमारे क्रीम्स और जेल्स जो हैं इसके अंदर भी थिक्सोट्रॉपी का ये कॉन्सेप्ट जो है वो इन्वॉल्व है कि जब आप उनको अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर, तो एज यू स्टार्ट रबिंग दैम एंड एज यू स्टार्ट अप्लाइंग द फोर्स over the formulations, their spreadability becomes good, which means that their viscosity is actually reducing. So हम जो है वो इस तरह की डिफरेंट फार्मूलेशंस, ख़ास तौर पे हम ये जेल्स के अंदर देखते हैं कि जेल को जब आपने स्टोर किया होता है ट्यूब के अंदर, तो जब कैप आप उसका खोलें तो ऐसा नहीं होता कि वो खुद ही ट्यूब से जो है वो जेल निकलना शुरू हो जाए, या फिर ऐसा भी नहीं होता कि आप इसको इन्वर्ट करें और जेल जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ट्यूब से जो है निकलना शुरू हो जाए। यू हैव टू अप्लाई सम प्रेशर ओवर द ट्यूब। उसके बाद जो है वो आप इसको रिमूव कर सकते हैं ट्यूब से बाय अप्लाइंग सर्टेन प्रेशर। और वो असल में प्रेशर जो है वो शेयर स्ट्रेस होता है, और शेयर स्ट्रेस की वजह से वो शेयर थिनिंग होता है उसके अंदर, ठीक है। और जैसे जैसे आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते रहेंगे वैसे ज़्यादा जो है वो शेयर थिनिंग होना शुरू हो जाएगी। इस चीज़ को ट्यूब द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग जेल क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स फ्रॉम द ट्यूब्स, जो ट्यूब के अंदर से आपने उसको निकालना होता है, इसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज़ किया जाता है, और वो वर्ड है एक्सट्रूजन, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सट्रूजन, एक्सट्रूड करना, ठीक है। सो ये एक्सट्रूजन और जेल्स को, क्रीम्स को, सेमी सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सस्पेंशन के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, आप वीडियोस के अंदर देख सकते हैं कि जब विस्कोसिटी ज़्यादा होती है इनकी सब्सटेंसेस की, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ख़ास तौर पे हमने डिस्कस किया था प्लास्टिक फ्लो के अंदर के फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स जो हैं वो शुरू में रेजिस्ट करते हैं फ्लो को, और जैसे ही वो फ्लोकुलेशन डिस्टर्ब होती है या ब्रेक होती है तो विस्कोसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। सो एट रेस्ट जो है वो विस्कोसिटी हाई होगी सस्पेंडेड पार्टिकल्स की, लेकिन जब आप उनको शेक करेंगे या मिक्स करेंगे तो पार्टिकल्स जो हैं वो उनके जो फ्लोकुलेशन हुई हुई है उनके दरमियान जो बॉन्ड्स बने हुए वो बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, और उसकी वजह से उनकी जो विस्कोसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, और वो ईजीली कंटेनर से जो है आप उसको रिमूव कर सकते हैं। एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल यहाँ रखी हुई है, प्रोकेन पेनिसिलिन जी जेल। ये जब आप वाटर के अंदर जेल बनाते हैं इस रेशियो में 40 to 70% वेट बाय वॉल्यूम रेशियो में जब इसको प्रिपेयर करते हैं, और ख़ास तौर पे जब आप इसको इंजेक्ट करते हैं थ्रू सिरिंजेस, तो इंजेक्शन के दौरान ये जब जेल नीडल के अंदर जाती है, जब आप उसको प्रेस करते हैं इंजेक्शन को, सिरिंज को, तो जब ये जेल नीडल के अंदर से गुज़रती है तो नीडल के अंदर से गुज़रते हुए क्या होता है कि इसकी विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाती है, और ये इजीली शियर स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से ये मूव कर जाती है उस नीडल के अंदर से। जब आपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दी एक जगह, फॉर एग्जांपल बाजू के अंदर आपने इंजेक्ट करनी है इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, तो जैसे ही आपने वो बाजू के अंदर आपने इंजेक्ट कर दी और अब आप सिरिंज को और नीडल को रिमूव करेंगे, तो उस जगह जाके ये वापस जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी सॉलिड हो जाएगी। ऐसी डोजेज फॉर्म जो इंजेक्शन के दरमियान तो लिक्विड हो और इंजेक्शन के बाद सॉलिड फॉर्म में या जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं, और बॉडी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ड्रग को रिलीज़ करती रहें थोड़ी देर तक, ऐसी डोजेज फॉर्म को हम डिपो या डिपोट, यहाँ लिखा हुआ है, ये डिपोट डोजेज फॉर्म जो है वो हम कहते हैं, ठीक है। सो आप इससे, इसका इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदा वही है कि आप एक्सटेंडेडली रिलीज़ कर सकते हैं, सस्टेन रिलीज़ कर सकते हैं बॉडी को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो
अगर आप चेक करना चाहते हैं, विस्कोसिटी को मेजर करना चाहते हैं, तो दो तरह के कॉमन विस्कोमीटर्स हैं। ये ऑलरेडी हम प्रीवियसली मल्टीपल टाइम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर्स क्या होते हैं और मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर्स क्या होते हैं। क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर्स जो हैं वो न्यूटोनियन लिक्विड की विस्कोसिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये पूरे रियोग्राम के अंदर किसी भी एक पॉइंट को ये यूज़ करते हैं और उस पॉइंट के ऊपर जो है वो विस्कोसिटी कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि न्यूटोनियन सिस्टम के अंदर जो है वो विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है इररिगार्डलेस ऑफ द शियर स्ट्रेस और शियर रेट। तो इस वजह से हम किसी एक पॉइंट पे विस्कोसिटी कैलकुलेट करके पूरे उस सिस्टम की विस्कोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर्स के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इनके लिए आपको पूरा रियोग्राम जो है वो यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर्स सिंगल पॉइंट रियोग्राम के अंदर हम जो है वो पॉइंट लेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, और एफ यानी कि शियर स्ट्रेस और शियर रेट के दरमियान जो है वो कोरिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। और मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर्स के लिए पूरा रियोग्राम जो है वो उसके हर पॉइंट आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे और उसके ऊपर जो है वो विस्कोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इट इज़ बिकॉज के ये नॉन न्यूटोनियन सिस्टम्स की के लिए ख़ास तौर पे यूज़ होता है। ठीक है, और आपको पता है ये नॉन न्यूटोनियन सिस्टम में विस्कोसिटी जो है वो कम भी हो सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है, वो टाइम की वजह से भी कम ज़्यादा हो सकती है, वो शियर रेट की वजह से भी कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, सो इनके आगे फर्दर एग्जांपल्स हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। कैपिलरी विस्कोमीटर या फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर, ये सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर की एग्जांपल्स हैं। मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर्स की ये दो आगे फर्दर टाइप्स हैं, कप एंड बॉब एंड कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर्स। ठीक है, सो सबसे पहले है सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर में कैपिलरी विस्कोमीटर। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो यूज़ होने वाला है, लैब में भी हम प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करते हैं, तो ये आप देखते हैं इस तरह का अपरेटस, ग्लास अपरेटस होता है। इसको ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर कहते हैं। ठीक है, सो इस तरह की पर्टिकुलर ट्यूब होती है। यहाँ इस साइड पे दो बल्ब या सिंगल बल्ब होता है, दो मार्क्स लगे होते हैं, एक स्टार्ट मार्क कह लें, एक को आप स्टॉप मार्क कह लें। तो प्रोसीजर ये है कि आपने लिक्विड को इस एंड से ऐड करना है, और ये जो बल्ब है तकरीबन आप हाफ के करीब जो है उसको फिल कर देते हैं। ये फिल करने के बाद आपने क्या करना है कि अपोजिट एंड पे इस एंड के अंदर जो है ना दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये बाहर वाली आपको ग्लास ट्यूब नज़र आ रही है, इसके अंदर एक बारीक सी ट्यूब होती है। ये जो बारीक ट्यूब है इसको कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, और इस पूरे पोर्शन को हम कहेंगे कैपिलरी सेक्शन। ठीक है, सो कैपिलरी ट्यूब वाले पोर्शन के साइड पे हमने क्या करना है, इस साइड पे ऊपर सक्शन जो है वो अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग बल्ब सकर या सिरिंज सकर जो भी हमारे पास है, और सक्शन प्रोवाइड करेंगे और लिक्विड को मूव करेंगे इस अपर मार्क की तरफ। जब यहाँ लिक्विड अपर मार्क की तरफ पहुँच जाएगा तो आप सक्शन यहाँ से रिमूव कर देंगे। लिक्विड जो है वो फॉल करना शुरू करेगा डाउनवर्ड्स। हमने कैलकुलेट करना है सेकंड्स, टाइम जो है वो हम सेकंड्स में कैलकुलेट करेंगे कि स्टार्ट पॉइंट से स्टॉप पॉइंट तक लिक्विड को फॉल करने में कितनी जो है वो टाइम जो है वो रिक्वायर्ड है, यानी कि हम टाइम जो है वो कैलकुलेट करेंगे बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, सो तो टाइम लिक्विड को हम स्टार्ट पॉइंट और स्टॉप पॉइंट, अब लेट से एक्स एंड वाई दो पॉइंट्स हमने कह लिए, इसके दरमियान जो है लिक्विड जो है वो फ्लो करेगा, और टाइम ऑफ फ्लो जो है वो उसको हम कैलकुलेट करेंगे, और उसको जो भी आपका लिक्विड है उसका टाइम कैलकुलेट करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड लिक्विड के साथ। यूजुअली स्टैंडर्ड लिक्विड जो है वो हमारा वाटर होता है। सो इसका जो फार्मूला है, फार्मूला ये है विस्कोसिटी कैलकुलेट करने का। विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड, विस्कोसिटी 1 जो है वो क्या हो गया, विस्कोसिटी ऑफ अननोन लिक्विड। ये ईटा 2 जो है वो हो गया विस्कोसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। स्टैंडर्ड लिक्विड जो है वो वाटर है। फार्मूले में देखें, डेंसिटी ऑफ अ liquid, density of the unknown liquid multiplied by time required for the unknown liquid to flow between two marks, between mark point x and y, या फिर पॉइंट स्टार्ट पॉइंट से स्टॉप पॉइंट के दरमियान कितना टाइम लगा है आपके अननोन लिक्विड को और स्टैंडर्ड लिक्विड को। तो ये फार्मूला जो है वो हम लैब के अंदर यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए विस्कोसिटी। वैसे अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल जो है वो जब लिक्विड जो है वो कैपिलरी ट्यूब से पास करता है तो इसके अंदर लॉ जो इन्वॉल्व है वो है पॉसील्स लॉ। सो पॉसील्स लॉ जो है वो आपको बताता है कि लिक्विड जो है वो जब कैपिलरी ट्यूब से मूव करता है तो कौन कौन से फैक्टर्स जो है उसके मूवमेंट को इफेक्ट करते हैं। सो इसका जो आप ये कह सकते हैं कि मेन फाइनल जो डेरिवेशन है इसकी वो ये है, डिराइव्ड जो इक्वेशन है वो है विस्कोसिटी इज इक्वल टू पाई
इंटू आर की पावर 4 टी इंटू डेल्टा पी ओवर 8 एल कैपिटल वी, ये जो लिखा हुआ है। सो इसमें आर जो है वो क्या है, आर जो है वो रेडियस है कैपिलरी ट्यूब का, ठीक है। जितनी ज़्यादा रेडियस की इसकी वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा ये विस्कोसिटी को जो है इफेक्ट करेगी। उसके अलावा टाइम ऑफ फ्लो बिटवीन द 2 पॉइंट्स, डेल्टा पी क्या है, प्रेशर डिफरेंस है बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। उसके बाद एल जो है वो आपका क्या है, लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब, एंड वी जो है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन, ये जनरल वो फिनोमेना है, ये लॉ है जो आपकी कैपिलरी ट्यूब की अंदर से लिक्विड के फ्लो को जो है वो इफेक्ट करता है या गवर्न करता है। हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, कॉमनली करते हैं लैब में जब आपने स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ लिक्विड वाटर के साथ जो है अगर आपने कंपेयर करना हो तो हम ये फार्मूला जो है वो यूज़ करते हैं। और ये विस्कोमीटर जो है ये कॉमनली मोस्ट सूटेबली यूज़ होता है लो विस्कस लिक्विड की विस्कोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। इसी तरह का एक और विस्कोमीटर है, इसको हम कहते हैं फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। ये भी अपरेटस बड़ा सिंपल सा है। आपने क्या करना है, इस तरह का अपरेटस है, इसको पहले थोड़ा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखेंगे। आपने कैप ऊपर से खोल के इसके अंदर जो ट्यूब है, ट्यूब के अंदर सैंपल लिक्विड जो है वो ऐड कर देंगे जिसकी आपने विस्कोसिटी कैलकुलेट करनी है। और टॉप से जो है वो आप बॉल ऐड करेंगे, एक स्टील बॉल होगी या ग्लास की बॉल होगी, और इसको फिर क्या करेंगे, इसको बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन पे ले आएंगे। वर्टिकल पोजीशन पे ले आएंगे और फिर हम ये चेक करेंगे कि बॉल जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितनी जल्दी मूव कर रही है। सो ऑब्वियस सी बात है कि जितनी कम विस्कोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा उसका रेट होगा, उतनी ही जल्दी जो है वो नीचे मूव करेगी, और जितनी ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी उतना ही स्लो जो है वो नीचे मूव करेगी बॉल। सो सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर में एक तो था हमारा कैपिलरी ट्यूब विस्कोमीटर जिसकी एग्जांपल थी ऑसवाल्ड विस्कोमीटर। ये है फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर जिसके अंदर बॉल जो है वो आप फॉल करवा रहे हैं 2 पॉइंट्स के दरमियान, और इसकी एग्जांपल है जो टाइप की एग्जांपल वह है हॉपलर विस्कोमीटर, ठीक है। सो सिंपल सी इसका प्रिंसिपल है, वर्टिकली आपने इसको पोजीशन करना है, ट्यूब अपने अपरेटस को ट्यूब के अंदर सैंपल जो है उसको फिल करना है। अच्छा, इसके अंदर टेम्परेचर जो है वो इम्पोर्टेंट, हम आगे डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट करता है विस्कोसिटी को, बल्कि अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। विस्कोसिटी जैसे ही टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ होता है तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज़ या टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से विस्कोसिटी डिक्रीज़ करती है, ठीक है। सो विस्कोसिटी जो है वो स्ट्रांगली डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। सो एक तो शेयर रेट जैसे जैसे चेंज होगा वैसे विस्कोसिटी जो है चेंज होती है, लेकिन शेयर रेट की वजह से साथ टेम्परेचर जो है वो भी इफ़ेक्ट होता है, और टेम्परेचर की इफ़ेक्ट की वजह से हमारी लिक्विड की विस्कोसिटी के अंदर जो है वो चेंजिंग आती है। सो अगर टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है तो विस्कोसिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, यानी कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तो विस्कोसिटी जो है वो रिड्यूस होती है, और सिमिलरली अगर विस्कोसिटी रिड्यूस हो रही है तो इसका मतलब है कि फ्लूइडिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। सो असल में है क्या, फॉर विद एवरी डिक्रीज इन 1 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर इट कॉजेज 10% इंक्रीज इन विस्कोसिटी, ठीक है। तो अगर 1 डिग्रीज 10 से 9 डिग्री तक जा रहा है तो विस्कोसिटी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 10% जो है उसके अंदर इंक्रीज आ रहा है। सो ये जो इंक्रीज़ है ये आप अरेनियस इक्वेशन से भी देख सकते हैं। ये सेम वो इक्वेशन है जो कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमने डिस्कस की हुई है पहले, और सेम वही इक्वेशन है, उसके अंदर बस ई वी की जगह ई ए था जो हमने डिस्कस किया था। सेम ही एक्टिवेशन एनर्जी है। सो ये फार्मूला जो है ऑलरेडी आपको पता होगा, इसे आरेनियस इक्वेशन कहते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। ये फार्मूला उसके अंदर ये हमारे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ए क्या है इसके अंदर, इट इज़ अ कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर वेट एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, ठीक है। ए विस्कोसिटी इज इक्वल टू ए ई की पावर EV RT। सो EV क्या है, इट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी,
और एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी ये एक्टिवेशन एनर्जी अचीव हो जाती है और आपका रिएक्शन जो है वो कॉज हो जाता है। सिमिलरली आर क्या है, एक गैस कांस्टेंट है, टी जो है वो आपका टेम्परेचर है, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि टेम्परेचर जो है वो विस्कोसिटी को इफेक्ट करता है। अगर हम रिड्यूस करते हैं टेम्परेचर तो विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सो हम डिस्कस कर रहे थे फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर, तो इसके अंदर जो है वो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप ये देखें इसके अंदर दो ट्यूब्स हैं, एक सेंटर में ट्यूब है और उसके बाहर ये गैप जो आपको वाइट नज़र आ रहा है ये उसकी जैकेट है ट्यूब की, जिसके अंदर ये ट्यूब को होल्ड किया हुआ है। तो आप उस आउटर जैकेट के वो टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं और आप जो है वो टेम्परेचर जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो हम इस टेस्ट को जो है वो परफॉर्म करेंगे। वी हैव टू मेक श्योर कि टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर का आपकी विस्कोसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, इसको इन्वर्ट करेंगे अपनी ट्यूब को और चेक करेंगे कि बॉल जो है वो कितनी जल्दी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। इसके लिए अंडरलाइंग जो प्रिंसिपल है वो क्या है, ये इक्वेशन यूज़ होती है, विस्कोसिटी इज इक्वल टू टी एस बी माइनस एस एफ इंटू बी। टी जो है वो क्या है, टाइम जो बॉल ने यूज़ किया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में, ठीक है। एस बी और एस एफ क्या है, एस बी और एफ जो है ये स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ हैं। एस बी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बॉल और एफ जो है वो क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। सो बी जो है वो आपका स्पेसिफिक कांस्टेंट है फॉर द पर्टिकुलर बॉल। सो ये इक्वेशन आप यूज़ करते हुए विस्कोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर्स एंड इट इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द विस्कोसिटी ऑफ द न्यूटोनियन सिस्टम्स, ठीक है। इसके अंदर जो रिलायबल विस्कोसिटी जो आप रेंजेस जिसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो है 0.5 से 20,000 पॉइस तक। और अच्छे रिजल्ट तो वही है कि बॉल जो है वो एटलीस्ट ग्रेटर देन 30 सेकेंड जो है वो यूज़ करे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होने में। अगर इससे कम है तो हम अच्छे रिजल्ट्स उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। सो फॉर बेटर रिजल्ट्स the time between the time of the flow of the ball between the 2 points should be greater than 30 seconds। अच्छा, अब आ जाते हैं मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर के अंदर, जिसके अंदर दो तरह के हैं, एक तो मैंने बताया प्लेट एंड कोन है और एक है कप एंड बॉब। कप क्या चीज़ होती है, कप वो आउटर चेम्बर है जिसके अंदर लिक्विड जो है वो आप होल्ड करते हैं और उसके अंदर ये जो आपको वाइट चीज़ नज़र आ रही है ये उसका ये बॉब कहते हैं, ठीक है। सो लिक्विड को आपने मिक्स करना होता है, जब आप मिक्स करते हैं तो इसके ऊपर शेयर फोर्स लगती है और आपको पता ही होगा कि शेयर फोर्स में क्या होता है कि लिक्विड की एक लेयर जो है वो फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है राइट साइड पे और एक जो लेयर होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो लिक्विड मूव करता है। और जब आप कप एंड बॉब को मूव करते हैं तो ये उसके गैप में, ये जो आपको गैप फॉर एग्जांपल यहाँ नज़र आ रहा है, ये एरो भी नज़र आ रहा है, तो आप क्या करेंगे इस गैप के अंदर जो है वो शेयर फोर्सेस जो है लिक्विड के ऊपर वो अप्लाई होती हैं और शेयर फोर्सेस की वजह से आइदर विस्कोसिटी कम होती है या फिर इंक्रीज़ होती है। सो दो तरह की टाइप्स आती हैं कप एंड बॉब के अंदर। आइदर एक तो टाइप ये है कि जिसके अंदर कप रोटेट कर रहा है और बॉब जो है वो स्टेशनरी है, ठीक है। अगर कप रोटेट कर रहा है और बॉब स्टेशनरी है तो हम इसे कहते हैं कोएड टाइप, और इसकी एग्जांपल है हमारे पास मैक माइकल विस्कोमीटर, ठीक है। अगर हमारे पास बॉब जो है वो रोटेट कर रहा है और कप जो है वो स्टेशनरी है तो इसे हम कहते हैं सरल टाइप। सरल टाइप की फर्दर एग्जांपल्स जो है वो क्या है, रोटो विस्को है, स्टॉर्मर विस्कोमीटर है एंड ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ब्रूकफील्ड जो है वो कप एंड प्लेट एंड कोन विस्कोमीटर के अंदर भी एक टाइप है। ब्रूकफील्ड जो है उसके अंदर आप प्लेट एंड कोन भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको हम यूज़ करते हैं, सिंपल इसका ऑपरेशन है कि जो मटेरियल है उसको द स्पेस बिटवीन द कप एंड बॉब जो है वो शेयर किया जाता है। अगेन इसके अंदर भी ये है कि टेम्परेचर को इक्विलिब्रियम पे आपने मेंटेन करना है। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होती है लेकिन आपने अगेन एक्सटर्नली इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना है। और फिर आप जब इसको रोटेट करवाते हैं तो इसके ऊपर इस जगह इस कप के ऊपर यहाँ जो है वो आप
इस के ऊपर वेट जो है वो हैंग कर सकते हैं, हैंगर के ऊपर यहाँ वेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो असल में इसके अंदर जो सर्कुलर मूवमेंट हो रही है, मिक्सिंग की तरह जो मूवमेंट हो रही है बॉब की, उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो इसके अंदर जो शियर स्ट्रेस है वो क्या है, वो टॉर्क की फॉर्म में जो है वो अप्लाई हो रहा है। और टॉर्क जो है वो हमारी किसी भी मटेरियल की, किसी भी चीज़ की जब वो सर्कल के अंदर रोटेट कर रही होती है तो उसकी रोटेशन को कैलकुलेट करने का जो है वो मैयर है टॉर्क, ठीक है। सो टॉर्क इज एक्चुअली द रोटेशनल फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड इट क्वांटिफाइज द टेंडेंसी ऑफ द फोर्स टू कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अराउंड एन एक्सिस, यानी कि एक एक्सिस के अराउंड जो है वो आप इसको मटेरियल को रोटेट करवाना चाह रहे हैं। तो असल में ये उसको क्वांटिफाई करता है कि मटेरियल जो है वो आपका वो रोटेट कितना कर रहा है, ठीक है। और जब रोटेट करवाते हैं आप बॉब को या कप को आप रोटेट करवा रहे हैं तो हो क्या रहा है कि विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड की वजह से रेजिस्टेंस और हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है आपके मटेरियल के अंदर, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम जब इसको रोटेट करवाते हैं तो आइदर इसके ऊपर या तो आप कप को रोटेट करवा रहे हैं या बॉब को रोटेट करवा रहे हैं, तो इस बॉब के ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस होती है बाय द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड। जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी लिक्विड की उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ शो होगी बॉब के ऊपर, ठीक है। और जितनी कम विस्कोसिटी होगी उतनी कम रेजिस्टेंस जो है वो बॉब के ऊपर जो है वो शो होगी, ठीक है। सो हमने नोट ये करना है कि बॉब को 100 रेवोल्यूशंस पूरे करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर क्या होता है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बॉब टू मेक 100 रेवोल्यूशंस जो है इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और इनको फिर जो है वो हम रेवोल्यूशंस पर मिनट आरपीएम के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लिया जाता है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि इस वेट हम यहाँ वेट अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर और आहिस्ता आहिस्ता वेट क्या होगा, वेट जो है असल में ये फोर्स है और शियर स्ट्रेस है इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क जो हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप वेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं और शियर स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज़ होगा, यानी कि टॉर्क यानी कि वेट ऐड जो आप ऊपर कर रहे हैं वो शियर स्ट्रेस को इंक्रीज़ कर रहा है इसके ऊपर। और हम जो है शियर स्ट्रेस इंक्रीज़ करने की वजह से ये चेक कर रहे हैं कि जो आपकी लिक्विड है वो कितना मूव कर रही है और उसके अंदर रेवोल्यूशंस पर मिनट कितने आ रहे हैं, ठीक है। सो रेट ऑफ शियर अगेंस्ट शियर स्ट्रेस हम अगेन इसको रियोग्राम को प्लॉट कर सकते हैं और विस्कोसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको यूज़ करते हुए हम एक्यूरेट विस्कोसिटी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। This type of viscometer is commonly used in the quality control test of creams in pharmacy and in cosmeceutical industries. It is very easy to use apparatus, robust results हासिल हो सकते हैं, यानी कि आप रिलायबल और क्विक रिजल्ट्स जो है वो इससे मशीन से आप हासिल कर सकते हैं। Commonly it is used for finding the viscosity of suspensions, ointments, creams, gels, paste and oils in pharmaceutical and other industries, ठीक है। सो इसके लिए हमारे पास जो विस्कोसिटी कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो वही है जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस करते आ रहे हैं, बस एक चीज़ इसके अंदर ऐड हो गई है के वी क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट का कोई कांस्टेंट है। विस्कोसिटी इज इक्वल टू हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं शियर स्ट्रेस ओवर शियर रेट होता है। तो W क्या है, शियर स्ट्रेस है, यानी कि वेट आपने जो प्लेस किया है हैंगर के ऊपर, और V जो है वो रेवोल्यूशंस पर मिनट है, यानी कि आपका शियर रेट, ठीक है। हमने डिस्कस किया कि शियर रेट जो है वो उसके अंदर रेवोल्यूशंस पर मिनट में हम कैलकुलेट करेंगे। प्लास्टिक विस्कोसिटी के अंदर ऑलरेडी हम जैसे कि पहले डिस्कस करते हैं यील्ड वैल्यू होती है, तो यील्ड वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे, सो W माइनस WF, तो WF जो है वो हमारी यील्ड वैल्यू होगी जिसको हम इसमें से रिमूव कर लेंगे। अच्छा, एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है डिस्कस करने वाली, प्लग फ्लो। कप एंड बॉब विस्कोमीटर के अंदर एक प्रॉब्लम आ जाती है कई कबार, और वो प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप इसको मिक्स करते हैं इस तरीके से शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि ये जो गैप है इस गैप के अंदर लिक्विड जो है वो मूव नहीं करता। आपने या तो शियर स्ट्रेस अप्लाई की, शियर स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से शियर रेट इसमें प्रोड्यूस हुआ, लेकिन वो जो शियर स्ट्रेस आपने अप्लाई की है वो यील्ड वैल्यू से कम है। अगर यील्ड वैल्यू से कम है तो इसके अंदर शियर रेट प्रोड्यूस नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स
कि आपने स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, इसको मूव कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं बॉब को, लेकिन लिक्विड जो है मूव नहीं कर रहा। लिक्विड जो है वो सॉलिड की तरह ही है। जब वो सॉलिड की तरह ही पड़ा रहता है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो प्लग बन गया है, सॉलिड प्लग बन गया है। ठीक है। सो जब तक आप यील्ड वैल्यू को एक्सीड नहीं करेंगे, सफिशेंटली हाई शेयर स्ट्रेस अप्लाई या शेयर रेट अप्लाई नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है। सो होता ही है कि जो मटेरियल आपका इस के दरमियान में होता है, वो जब आप उसको रोटेट कर रहे होते हैं तो वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हो रहा होता और उसके अंदर लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा होता। सो हमें लगता है कि यहाँ ये सॉलिड जो है वो प्लग बन गया। सो इसे कहते हैं प्लग फ्लो, यानी कि ये लिक्विड जो है मूव नहीं कर रहा है, यील्ड वैल्यू अचीव नहीं हो रही। और इसकी वजह से नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि विस्कोसिटी जो है वो प्रॉपर हमारी कैलकुलेट नहीं होगी। विस्कोसिटी कैलकुलेशन जो है वो तभी कैलकुलेट होगी जब ये लिक्विड मूव करेगा। तो एक तो इसका जो आप रिजॉल्व कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं कि ये जो बॉब है, इस बॉब का सर्कमफ्रेंस बढ़ा दें। फॉर एग्जांपल अभी ये इतना है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो है वो डायमीटर है। आप इसको इतना इंक्रीज कर दें कि ये कप के बिल्कुल करीब करीब पहुँच जाए। फॉर एग्जांपल आप ऐसा करें कि इसका जो है ना वो इतना इंक्रीज कर दें कि ये दोनों साइड से जो है वो थोड़ी ज़्यादा जगह ना हो और कम जगह हो। तो उसका सर्कमफ्रेंस और उसका डायमीटर आप इंक्रीज कर दें बॉब का। ठीक है। सो होता क्या है इसके अंदर, विस्कोमीटर के अंदर शेयर स्ट्रेस जब रोटेटिंग बॉब के साथ क्लोजली जब आप उसको अप्लाई करते हैं, सो अगर आप यील्ड वैल्यू अचीव नहीं करेंगे तो मटेरियल जो है वो सॉलिड प्लग की तरह ही पड़ा रहेगा। सो इससे विस्कोसिटी सही कैलकुलेट नहीं होगी। और असल मसला क्या है? गैप बिटवीन द कप एंड बॉब, इसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम आता है। तो आपने करना क्या है, यूज़ द लार्जेस्ट बॉब पॉसिबल विद द कप ऑफ डेफिनेट सर्कमफ्रेंस, यानी कि मैक्सिमम सर्कमफ्रेंस जितना इसके अंदर इजीली यूज़ हो सकता है वो आपने इसके अंदर यूज़ करना है। ठीक है। फाइनल हमारा है मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर, जिसके अंदर कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर्स आ जाता है। इसकी एग्जांपल्स हैं फ्रांटी शर्ले विस्कोमीटर है एंड ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर है। ठीक है। सो करना क्या है, आपने इसके अंदर इस तरह की प्लेट होती है और उसके ऊपर एक कोन होती है। प्लेट के बिल्कुल सेंटर में एक आपका जो जिसकी विस्कोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है वो बिल्कुल सेंटर में जो है वो आप इसको प्लेस कर देते हैं, लिक्विड को या सेमी सॉलिड को, और इसके ऊपर कोन जो है वो रोटेट करवाई जाती है। अगेन टेम्परेचर जो है वो आप कंट्रोल करेंगे। द सैंपल इज शेयर्ड इन द नैरो गैप बिटवीन द स्टेशनरी प्लेट एंड द रोटेटिंग कोन। स्पीड ऑफ द कोन जो है वो वेरिएबल है, जो कि आप खुद से चेंज कर सकते हैं। Rate of the shear in revolutions per minute is increased and decreased by the selected dial। आप खुद से जो है वो स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इस तरीके से आप डिफरेंट टॉर्क या shear stress, रोटेशनल फोर्स, रोटेशनल shear stress जो है वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और लिक्विड के अंदर कितनी रेवोल्यूशंस पर मिनट जो है वो यूज़ हो रही हैं, या फिर आपकी कोन जो है वो कितनी जल्दी या कितने टाइम में जो है वो रेवोल्यूशंस जो है, एक रेवोल्यूशन 100 रेवोल्यूशंस पूरी कर रही है, अगेन उसको जो है वो कैलकुलेट करके आरपीएम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए भी सेम वही फार्मूला है, बस एक इंस्ट्रूमेंट का कांस्टेंट जो है वो इसके अंदर ऐड हो गया। विस्कोसिटी इज इक्वल टू कैपिटल सी क्या है, इंस्ट्रूमेंटल कांस्टेंट है। टी यहाँ पे वही टॉर्क रीडिंग है या शियर स्ट्रेस है, और वी आपका स्पीड ऑफ द कोन इन रेवोल्यूशंस पर मिनट। ठीक है। सो ये भी आपका सेम वही फार्मूला है। न्यूटोनियन लिक्विड्स के लिए, प्लास्टिक सिस्टम के लिए हमने क्या करना है, वो यील्ड वैल्यू जो है वो आपने इसको माइनस करनी है। ठीक है। तो यील्ड वैल्यू आप इसको इसमें से माइनस कर देंगे। कॉमनली दो तरह की विस्कोसिटीज़, तीन तरह की विस्कोसिटीज़ जो है वो हम डिस्कस करते हैं। जितने भी अब तक हम टॉपिक के अंदर डिस्कस करते आए हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है वो विस्कोसिटी इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस ओवर शियर रेट, और ये पॉइस की विस्कोसिटी की जो यूनिट है पॉइस और सेंटी पॉइस, ये उसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी 2-3 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, ये आपके सामने मेंशन्ड है। इट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ वेलोसिटी ऑफ 1 सेंटीमीटर सेकेंड बिटवीन द टू पैरेलल planes which are separated and the distance between them is 1 centimeter
and the area of the each liquid plane is 1 centimeter square. So this is absolute viscosity. काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वो विस्कोसिटी को अगर आप डिवाइड करते हैं डेंसिटी के साथ तो वो उसको कहते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यानी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी को आप डिवाइड कर दें डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड के साथ। इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा स्टोक या हो जाएगा सेंटी स्टोक। ये तो ऊपर था पॉइस और सेंटी पॉइस, यहाँ हो गया स्टोक और सेंटी स्टोक। जैसे हम कैलकुलेट कर रहे थे रिलेटिव डेंसिटी, उसी तरीके से आप जो है वो रिलेटिव विस्कोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो रिलेटिव विस्कोसिटी जो है वो आपकी लिक्विड की विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय कोई स्टैंडर्ड लिक्विड की विस्कोसिटी, उससे आप कंपेयर कर लें तो रिलेटिव विस्कोसिटी का कोई यूनिट नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ द सेम आपकी जो है क्वांटिटीज। ठीक है, सो ये हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से टेम्परेचर आपकी प्रोडक्ट को इफेक्ट करता है। काफ़ी हमने डिटेल से डिस्कस किया है अपने इन लेक्चर सीरीज़ के अंदर ऑफ रियोलॉजी, जिसके अंदर हमने सस्पेंशन के बारे में, इमल्शंस के बारे में, फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म के बारे में काफ़ी बताया, डिस्कस किया कि प्लास्टिक सिस्टम्स क्या होते हैं जिनकी यील्ड वैल्यू होती है, सूडोप्लास्टिक सिस्टम्स क्या होते हैं, हमारी फ्लॉकुलेटेड या डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन की विस्कोसिटी के अंदर जो है वो क्या फ़र्क होता है। हमने डिस्कस किया कि प्लास्टिक फ्लो जो है वो फ्लॉकुलेटेड सिस्टम्स के अंदर होता है और डायलेटेड सिस्टम्स के अंदर जो है वो क्या डीफ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स होते हैं। कंसंट्रेशन का हमने जिक्र किया प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, सो इमल्शन के अंदर हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि डाइल्यूट इमल्शन जो हैं वो न्यूटोनियन टाइप फ्लो जो है वो शो करती हैं, कंसनट्रेटेड इमल्शन जो है वो प्लास्टिक फ्लो को शो करती हैं। सो विस्कोसिटी असल में हमारी पार्टिकल को एग्रीगेट करवाती है। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स एग्रीगेट होंगे तो हमारा ड्रग रिलीज जो है बॉडी के अंदर वो उससे इफेक्ट होगी। विस्कोसिटी जो है वो कंटिन्यूस फेज या फिर डिस्पर्शन मीडियम जो है उसकी विस्कोसिटी जो है वो मैटर करती है कि आपके ग्लोब्यूल्स जो हैं वो कितने यूनिफॉर्मली डिस्पर्स रहेंगे, आपके सस्पेंशन के अंदर जो है वो कितना होमोजीनियसली जो है वो पार्टिकल्स डिस्पर्स रहेंगे और कितनी अच्छी वो ड्रग डिलीवरी होगी। अगेन डायरेक्टली जो है वो ये इफ़ेक्ट करती है आपकी ड्रग डिलीवरी इन द बॉडी को और बायोअवेलेबिलिटी को। सिमिलरली डिपेंड करता है कि आपने जो इमल्शन बनाई है, इमल्शन के अंदर ग्लोब्यूल्स का साइज़ क्या है और उनकी साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एंड ऑल्सो आपने इमल्सिफाइंग एजेंट कौन कौन से यूज़ किए हैं। सो ये सारी चीज़ें आपकी इमल्शन की प्रॉपर्टीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं और प्रॉपर्टीज़ में ख़ास तौर पे आपकी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी जो है वो इफ़ेक्ट होती है जब आप चेंज करते हैं विस्कोसिटी को, साइज़ को, ग्लोब्यूल के साइज़ को और टाइप्स ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट एंड इवेंचुअली टाइप ऑफ इमल्शन को। सो विस्कोसिटी, रियोलॉजी, इट इज़ इन्वॉल्व इन द फंडामेंटल बेसिक साइंसेस एंड डेली जो हमारी रोज़मर्रा में यूज़ होती हैं और ख़ास तौर पे फार्मास्यूटिक्स के अंदर, केमिकल इंडस्ट्री, ऑयल ड्रिलिंग या कॉस्मेटिकल या कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है रियोलॉजी इट इज़ वेरी एप्लीकेबल। सो कुछ एग्जांपल जो है ये मार्टिन के अंदर भी मेंशन है एज इट इज़, ये आप देख सकते हैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ आपके सामने मौजूद है। फॉर एग्जांपल आप मिक्सिंग कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के अंदर, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं। इंजेक्शंस के अंदर आप कोई हाइपोडर्मिक नीडल्स के थ्रू आप किसी पेशेंट को इंजेक्ट कर रहे हैं, मटेरियल को पोर कर रहे हैं, आप पैक कर रहे हैं, आप सॉलिड को टैबलेटिंग के दरमियान जो है ये डाइस के अंदर फिल कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं, या फिर आप जो है वो सेमी सॉलिड को जैसे हमने कहा ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स को स्प्रेड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं रियोलॉजी के अंदर। सो आप ये देख सकते हैं कि रियोलॉजी जो है विस्कोसिटी कितने ज़्यादा डोजेज फॉर्म के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है और उनकी प्रॉपर्टीज़ को और फिर अल्टीमेटली ड्रग रिलीज फ्रॉम दीज डोजेज फॉर्म्स इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, ये उसको इफ़ेक्ट कर रही है। सो समरी हमने जो जो चीज़ें डिस्कस की हैं पूरी सीरीज़ के अंदर, ये उसकी समरी आपके सामने मौजूद है। हमने रियोलॉजी के बारे में पढ़ा, हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े, शेयर स्ट्रेस, शेयर रेट के बारे में पढ़ा, फिर हमने रियोग्राम्स डिस्कस किए, हर रियोग्राम को डिस्कस किया। आप रिस्पेक्टिव प्रीवियस वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। ये हमने सारी चीज़ें
काफ़ी डिटेल से डिस्कस की हैं, प्लास्टिक फ़्लो, सूडो प्लास्टिक, डायलेटेंट फ़्लो। फिर हमने ये भी विस्कोसिटी फंक्शन के बारे में भी पढ़ा। फिर हमने पढ़ा थिक्सोट्रॉपी, रियोपैक्सी, सूडो प्लास्टिक एंड डायलेटेंट मटेरियल्स के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है। एग्जांपल्स जनरल लाइफ के अंदर और फार्मास्यूटिकल एग्जांपल्स हमने डिस्कस की। फिर आज के लेक्चर के अंदर हमने विस्कोमीटर्स के बारे में पढ़ा, 2 डिफरेंट टाइप्स पढ़ी और आगे फर्दर इनकी डिफरेंट टाइप्स जो है वो डिस्कस की हैं। एक लास्ट में बस इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है कि एक एक्सपेरिमेंट किया था 1927 के अंदर प्रोफेसर पार्नेल ने यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उन्होंने इस तरह का अपरेटस जो है वो सेटअप किया और एक फनल जो है ना वो यहाँ प्लेस की, बिल्कुल इनक्लोज्ड इस तरह अपरेटस था उनका और ये सेटअप था। उन्होंने इसके अंदर एक मटेरियल डाला जिसको हम कहते हैं पिच, ठीक है। इसको उन्होंने प्लेस किया इस फनल के अंदर और उसको छोड़ दिया फ़्लो करने के लिए। पिच असल में ये जो है ये हासिल होती है हमारी कुछ रेजिन से या टार से, और हम करते क्या है इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके जो है वो हम कोल से या लकड़ी से जो हम हासिल करते हैं। कॉमनली ये सिंथेटिक मटेरियल जो है वो बहुत विस्कस मटेरियल है जो कि हासिल होता है। तो उन्होंने क्या किया कि इस पिच मटेरियल को जो है वो ग्लास फनल के अंदर इसको प्लेस कर दिया और 3 साल तक के लिए उसको यूं ही छोड़े रखा। 3 साल के बाद उन्होंने बॉटम की जो टिप थी उसको उन्होंने काटा और एग्जामिन की उसकी विस्कोसिटी और टाइम, यानी कि टाइम नोट किया कि कितना फ़्लो करता है लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह इस कैपिलरी ट्यूब में से। उन्होंने जो ऑब्ज़र्व किया दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि 80 सालों के अंदर सिर्फ 8 ड्रॉप्स, ओनली 8 ड्रॉप्स जो हैं वो इस फनल से नीचे जो है वो फॉल किए। तो आप समझ सकते हैं कि हर 10 साल में एक लगा लें एक ड्रॉपलेट जो है वो फॉल हुआ है, जिसकी वजह से जो विस्कोसिटी कैलकुलेट की है इसकी विस्कोसिटी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन टाइम्स ऑफ वाटर है। So this is some interesting fact regarding the experiments in rheology. So anyways, I hope कि आपको ये टॉपिक कवर किया है हमने, जो समझ आया होगा। अगेन मैं आपसे फिर भी अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर पूछें। मैं आपको जो है वो कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा आपको समझा सकूँ, रिसर्च करके इसको फाइंड आउट करके आपको जो है वो कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से अगर हम डिस्कस कर सकें तो उसके लिए भी अलग से एक और वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।